हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम बफर सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लास में मैंने कॉमन आयन इफेक्ट डिस्कस किया था। तो बफर सॉल्यूशन एक स्पेशल टाइप के ऐसे सॉल्यूशन है जिसका पीएच चेंज नहीं होता है, यानी पीएच चेंज को वो रेजिस्ट करते हैं। ऐसे सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है। बफर सॉल्यूशन के अंदर हम डाइल्यूशन करें, यानी किसी बफर सॉल्यूशन के अंदर वाटर डाल दिया तो उसका पीएच मेंटेन रहेगा। उसको लॉन्ग टाइम तक रख दें तो भी उस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो मेंटेन रहेगा। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड और बेस ऐड कर दें तो भी उनका पीएच मेंटेन रहेगा। अल्टीमेटली वो अपने पीएच को कांस्टेंट रखने में सक्सेस रहते हैं। मैं अगर एक एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसका पीएच 6.5 है, तो अब इसका पीएच 6.5 ही रहना है, चाहे हम इसमें कितना भी डाइल्यूशन कर दें, चाहे हम इसको लॉन्ग टाइम के लिए 1 ईयर 2 ईयर तक पड़ा भी रहने दें, या हम इसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फ्यू ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस डाल दें, तो उसका पीएच 6.5 मेंटेन रहेगा। इस तरह के सॉल्यूशन को हम बफर सॉल्यूशन बोलते हैं। अब बफर सॉल्यूशन 3 तरह के होते हैं। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन, जिसको मैं सेपरेट डिस्कस करूंगा। न्यूट्रल बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो 7 के आसपास होता है। अब हो सकता है कि वो 6.9 हो या 7.1 हो, यानी या फिर 7 हो, यानी 7 और या 7 के वेरी नियर होता है, तो ऑलमोस्ट वो न्यूट्रल रहता है। और अगर पीएच की वैल्यू 7 से कुछ ज्यादा कम है, जैसे 6.6 है, 6.5 है, 6.3 है, यानी 7 से कम है, 7 से थोड़ी ज्यादा कम है, तो हम उसको एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोलेंगे। बेसिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसे सॉल्यूशन जिनका पीएच 7 से ज्यादा हो। हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड है, ब्लड बेसिक बफर सॉल्यूशन है। ब्लड बेसिक बफर सॉल्यूशन है जिसका पीएच 7.4 होता है। और भी बहुत सारे बफर सॉल्यूशंस हैं, और बफर सॉल्यूशन का जो मेन यूज होता है वो बहुत बार कुछ स्पेशल टाइप के फूड को जब प्रिजर्व करते हैं तो बफर सॉल्यूशन में प्रिजर्व करते हैं, क्योंकि बफर सॉल्यूशन में पीएच चेंज नहीं होगा तो वो जो फूड है वो एक डेफिनेट पीएच पर पड़ा रहेगा, तो पीएच चेंज नहीं होने की वजह से उस फूड की क्वालिटी मेंटेन रहती है। तो हम आगे डिस्कस करते हैं बेटा। तो अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है। तो बेसिकली एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो मैंने यहां WA से मतलब वीक एसिड को लिया है, और SB का मतलब स्ट्रॉन्ग बेस से लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये देखें तो वीक एसिड कौन होते हैं? सारे ऑर्गेनिक एसिड बेटा वीक एसिड है। जैसे फॉर्मिक एसिड हुआ, ये एक वीक एसिड है। एसिडिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। फिनोल है, फिनोल हो गया बेटा, फिनोल, ये एक वीक एसिड है। कार्बोनिक एसिड है, ये एक वीक एसिड है। बोरिक एसिड हो गया H3BO3, ये एक वीक एसिड है। और इनऑर्गेनिक जब अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बेसिक वीक एसिड और वीक बेस को धीरे धीरे अपने आप जज करना स्टार्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे हमारे कंसेप्ट इंप्रूव होते हैं, हमारा सब्जेक्ट इंप्रूव होता है। अब इनके सॉल्ट, ठीक है, इनके सॉल्ट किसके साथ? वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, जनरल स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, या फिर स्ट्रोंशियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड। सबसे ज्यादा जो कॉमन स्ट्रॉन्ग बेस है वो ये है, स्पेशली एस ब्लॉक के। लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड वीक बेस होते हैं।
ये है स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम के हाइड्रोक्साइड, स्टोनशियम और बेरियम के हाइड्रोक्साइड, ये स्ट्रॉन्ग बेस में क्लासिफाई होते हैं। अदरवाइज बाकी सारे बेस जनरली मॉडरेटर बेस या फिर वीक बेस होते हैं। तो इनके सॉल्ट इनको अगर मैं रिएक्ट करवाऊं, जैसे मैं NaOH को रिएक्ट करवाऊं CH3COOH से, तो क्या बनेगा देखो। तो मैं अगर CH3COOH जो कि वीक एसिड है, इसका रिएक्शन मैंने NaOH से कराया, तो मेरे पास बन गया CH3COONA प्लस H2। तो ये तो हो गया वीक एसिड, ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जब रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बन गया, ये बन गया सॉल्ट। अब ये सॉल्ट किससे बना है? ये सॉल्ट बना है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की आपस में रिएक्शन से। इस वजह से इस सॉल्ट को हम क्या कहेंगे? दिस सॉल्ट इज कॉल्ड सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अगर मैंने यहां मैं क्या लिख सकता हूं? HCOONA लिख सकता हूं, HCOOK लिख सकता हूं, ठीक है, कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस हो। यहां फिर लिख सकता हूं CH3COONA, यहां लिख सकता हूं C6H5ONA। जनरली सोडियम लेते हैं, यहां सोडियम की जगह पोटेशियम भी ले सकते हैं अपन, HCOOK ले सकते हैं, CH3COOK ले सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से H2CO3 है तो हम NaHCO3 ले लेंगे, NaHCO3 भी ले सकते हैं और इसकी जगह सोडियम कार्बोनेट भी ले सकते हैं। इसकी जगह सोडियम बोरेट ले लेंगे। HCN एक और वीक एसिड है और इसका NaCN के साथ। तो ये जो कॉम्बिनेशंस है इन वीक एसिड के सॉल्ट, सोडियम के साथ या पोटेशियम के साथ या रुबिडियम के साथ, सीजियम के साथ, तो इस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन होते हैं। इनके एसिडिक बफर सॉल्यूशन के मैंने एग्जांपल लिखे हैं। हमेशा ध्यान रखो बेटा, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं, ऑर्गेनिक बेस जो होते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो एक पहचानने के लिए, एक आइडेंटिफाई करने के लिए आपको तरीका समझा रहा हूं मैं। अब ध्यान दो, एक और अच्छा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ये तो बोरिक एसिड, सोडियम बोरेट, HCN हाइड्रोजन साइनाइड, हाइड्रोसाइनिक एसिड, NaCN, HF वीक एसिड होता है, तो HF का NaF के साथ सॉल्ट, HF प्लस NaF का सॉल्यूशन। उसके अलावा आप ये देखो, हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे ये होता है सक्सेनिक एसिड, डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये है, तो ये है डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें एक ही ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में 2 COOH है, तो इसमें ये तो हो गया। तो अगर इसके अंदर आ जाए मोनोसोडियम, अगर खाली यहां सोडियम है, तो ये क्या हो जाएगा? ये भी बफर सॉल्यूशन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इसका ये वाला पोर्शन तो वीक एसिड है बेटा, ये वाला पोर्शन तो क्या हो गया? वीक एसिड हो गया। और ये वाला पोर्शन क्या हो गया? ये वाला पोर्शन ये वाला हो गया। आ गई मेरी बात समझ? तो कोई भी डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसका ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है, उसमें एक COOH तो ऐसा ही हो जैसा है और दूसरे COOH की जगह COONA हो, ठीक है। जैसे ये हमारे पास ये, इसको हम टर्फथैलिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टर्फथैलिक एसिड। अब इस टर्फथैलिक एसिड के अंदर ये जो H है, इस H की जगह सोडियम लगा दें तो ये भी बफर सॉल्यूशन की तरह बिहेव करेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो गया कि एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या है। एसिडिक बफर सॉल्यूशन जो है बेसिकली इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विद सॉल्ट ऑफ वीक एसिड। इट इज मिक्सचर ऑफ वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस।
तो ये तो हो गए हमारे एसिडिक बफर सॉल्यूशन के एग्जांपल्स। अब ठीक है ना, कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, अभी मैंने खाली डेफिनेशन और एग्जांपल पहले बता रहा हूं। और यहां पर क्या आएगा, बिल्कुल हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। तो यहां पर देखो, यहां पर आ जाएगा वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ये वीक एसिड प्लस सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, और यहां आ गया वीक बेस प्लस सॉल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। दोनों कंपैरिजन में ध्यान से देखो। जैसे मैं यहां एक एग्जांपल लिख लेता हूं, तो यहां पर हो गया जैसे CH3COOH वीक एसिड और CH3COONA वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस NaOH के साथ सॉल्ट। अब यहां वीक बेस जैसे देखो NH, सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो है NH4OH प्लस NH4Cl। तो NH4Cl कैसे बना, तो NH4OH तो है वीक बेस, NH4OH तो है बेटा वीक बेस। अब यहां पर NH4OH वीक बेस है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, दोनों का रिएक्शन हुआ और ये सॉल्ट बन गया। तो ये हमारे पास वीक बेस है, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये सॉल्ट हो गया। अब इस केस में हम इस सॉल्ट को क्या कहेंगे, दिस सॉल्ट ऑफ, ये सॉल्ट क्या हो गया, इट इज सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये वाला सॉल्ट हो गया वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ सॉल्ट। तो जब एक वीक बेस और एक स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करता है तो जो सॉल्ट बनेगा उसको बोलेंगे सॉल्ट ऑफ वीक बेस विद स्ट्रॉन्ग एसिड। चलो हम आगे देखते हैं बेटा। इसमें सारे ऑर्गेनिक बेस हो गए। LiOH एक और वीक बेस है। LiOH क्या है, एक वीक बेस है, उसके साथ LiCl का मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस MgCl2। अब जरूर नहीं है MgCl2 हो, MgSO4 भी हो सकता है। यहां पर अमोनियम सल्फेट भी हो सकता है क्योंकि H2SO4 भी स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो हमारे का ये तो एक कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, HCl, HBr, HI, ठीक है। तो यहां पर LiCl की जगह मैं LiBr भी ले सकता हूं, LiI भी ले सकता हूं। LiOH वीक बेस और HCl रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। LiOH वीक बेस और HBr स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। LiOH और HI, LiOH वीक बेस और HI स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये बनेगा। तो इसी तरह से ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। NH3 सॉल्यूशन को ही हम NH4OH बोलते हैं। NH3 सॉल्यूशन को ही हम क्या बोलते हैं बेटा, तो कभी अगर आपको आ जाए एक्वस NH3, तो एक्वस NH3 क्या होता है, एक्वस NH3 होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्योंकि जैसे हम NH3 को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, NH3 को जब हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NH3 वाटर से रिएक्शन इमीडिएटली करके NH4OH बना लेता है। तो अमोनिकल सॉल्यूशन इज अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे कोई पूछे कि अमोनिकल सॉल्यूशन, तो आप समझ जाना NH4OH की बात चल रही है। और इसी तरह से NH, यहां पर जैसे ऑर्गेनिक में एल्काइल एमाइन हो गए, तो RNH2 एल्काइल एमाइन है, तो इसी का ही ये बन जाएगा RNH3OH प्लस RNH3Cl। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम क्लोराइड, एल्काइल अमोनियम क्लोराइड। एनिलीन है, ये एनिलीन होता है, ये फॉर्मूला बेटा एनिलीन का होता है C6H5NH2, ये बेटा एनिलीन हो गया, ये एनिलीन है। और ये C6H5NH3 प्लस Cl माइनस एनिलीनियम क्लोराइड। तो पहले तो ये एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एनिलीनियम क्लोराइड। तो ये सारे कॉम्बिनेशन बफर सॉल्यूशन के हैं। अगर
जो खाली अभी बोर्ड को फोकस कर रहे हैं वो तो केवल ये एक एग्जांपल याद रख लो अभी, NH4OH प्लस NH4Cl। ये एग्जांपल एनसीईआरटी में लेके बेसिक बफर सॉल्यूशन को डिस्कस किया हुआ है, और CH3COOH प्लस CH3COONA वाला ये वाला एग्जांपल यूज करके एसिडिक बफर सॉल्यूशन को यूज किया हुआ है। अब हम ये तो हमने डिस्कस किया कि बफर सॉल्यूशन क्या है, उनको क्या उनकी डेफिनेशन है, और प्लस बफर सॉल्यूशन किसके मिक्सचर होते हैं। नेक्स्ट, बफर सॉल्यूशन का पीएच चेंज क्यों नहीं होता है, बफर मैकेनिज्म क्या है, ये हमारा डिस्कशन है। तो जो ये वीक एसिड है CH3COOH, तो CH3COOH वीक एसिड है, तो ये जो CH3COOH है वीक एसिड होने की वजह से इसका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन अप टू 5% है, इससे ज्यादा है नहीं, यानी CH3COOH बहुत कम आयोनाइज होता है। अब हमारे पास एक तरह से हमारे पास ये वाला सॉल्यूशन है CH3COOH CH3COONA का ये वाला सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इस सॉल्यूशन में हमने ये हमारे पास सॉल्यूशन है बेटा, किसका सॉल्यूशन है, CH3COO, ये हमारे पास सॉल्यूशन है, किसका है, CH3COOH। अभी ये बफर नहीं है, अब मैंने इसमें CH3COONA डाल दिया, CH3COONA डाल दिया इसके अंदर ही। तो जैसे ही मैंने इसमें CH3COONA डाल दिया बेटा, तो CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। CH3COONA स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये 100% आयोनाइज हो जाएगा, और क्लियर दिख गया, कॉमन आयन इफेक्ट लग गया, क्योंकि ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट था। इस वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के साथ कॉमन था, या एसिटेट आयन कॉमन है, तो इसीलिए ये कॉमन आयन इफेक्ट भी लग गया। यानी इस सॉल्यूशन में कॉमन आयन इफेक्ट लग रहा है, और कॉमन आयन इफेक्ट का जो के एडवर्स इफेक्ट किस पे पड़ते हैं, तो कॉमन आयन इफेक्ट के जो एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं बेटा, वो पड़ते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट पर। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयोनाइजेशन और सप्रेस हो गया, यानी ये जो ब्लैक कलर के CH3COOH दिख रहे हैं, ये इसकी अनआयोनाइज्ड फॉर्म और ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि एसिटेट आयन आने की वजह से ली चैटलर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इस इक्विलिब्रियम का ये प्रोडक्ट आयन बढ़ गया, इस वजह से बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी और डिग्री ऑफ आयनाइजेशन सप्रेस हो जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CH3COOH 1 और 2% से ज्यादा आयोनाइज नहीं हो रहा है। अगर ये 5% आयोनाइज भी हो रहा था तो CH3COONA की एंट्री होने के बाद कॉमन आयन इफेक्ट लगा, और कॉमन आयन इफेक्ट लगने के बाद इसका आयनाइजेशन और सप्रेस हो गया। तो अब आपको पॉइंट क्या रखना है माइंड में, कि यहां पर जो CH3COOH है उसकी मेनली अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही डोमिनेट कर रही है, इसकी आयोनाइज्ड फॉर्म न के बराबर है, नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम उसकी आयोनाइज्ड फॉर्म को। अब इधर आ जाते हैं, अब हमारे पास यहां पर मेरे पास ये सॉल्यूशन है, और ये NH4OH का सॉल्यूशन है, मेरे पास ये NH4OH का सॉल्यूशन है। अब जब मेरे पास ये NH4OH का सॉल्यूशन होगा तो वीक बेस है, NH4OH वैसे ही बहुत कम आयोनाइज हुआ है, तो ये NH4OH और ये NH4 प्लस आयन एंड OH माइनस आयन, ये NH4 प्लस आयन है बेटा, और OH माइनस आयन है। तो NH4 आयन OH 2, 5, 6% आयोनाइज हुआ है, 2, 4, 5, 6% आयोनाइज हुआ है। अब ये NH4OH है, लेकिन अब इसमें हमने क्या डाल दिया ऊपर से, NH4Cl। तो NH4Cl क्या है, NH4Cl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। NH4OH क्या है, NH4OH हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है,
वीक बेस, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वीक बेस है। अब हम इस वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक बेस के सॉल्यूशन में एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाल रहे हैं, और वो क्या डाल रहे हैं, NH4Cl, जो कि सॉल्ट है वीक बेस का स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ। अब जैसे ही हमने NH4Cl इसमें डाला तो ये तो 100% आयोनाइज होगा, और ये 100% आयोनाइज हुआ तो इसमें NH4+ आयन दिए, यानी वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर हमने एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डाला जिसका एक आयन वीक इलेक्ट्रोलाइट के एक आयन के साथ कॉमन है, कॉमन आयन इफेक्ट फिर लग गया यहां पर। तो यहां पर भी ये सिचुएशन हो गई कि NH4OH जो पहले से ही कम आयोनाइज हो रहा था, NH4OH जो पहले से ही कम आयोनाइज हो रहा था, वो और ज्यादा कम आयोनाइज हो गया, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से इसका आयोनाइजेशन भी सप्रेस हो गया। तो यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि NH4OH की अनआयोनाइज्ड फॉर्म ही डोमिनेट कर रही है, उसी की कंसंट्रेशन है, इसके आयोनाइज्ड फॉर्म की कंसंट्रेशन कम है, नेग्लिजिबल है। तो ये हमारे पास दो सॉल्यूशन है। अब क्वेश्चन ये है कि अब इस सॉल्यूशन के अंदर हमने एसिड ऐड किया, ठीक है। तो हम ब्रांस्टन-डोरी थ्योरी में पढ़ चुके हैं कि CH3COOH क्या है, CH3COOH वीक एसिड है। CH3COOH क्या है, तो CH3COOH एक वीक एसिड है, और वीक एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है, वीक एसिड से जब प्रोटॉन निकल जाता है तो कंजुगेट बेस बनता है, और ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, ये स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस है, यानी ये गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, ये गुड प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और इधर से ये पुअर प्रोटॉन रिलीजर है, पुअर प्रोटॉन डोनर है, रिलीजर है। तो यही कॉन्सेप्ट यहां काम आने वाला है कि जैसे ही हमने इस सॉल्यूशन में थोड़ा सा, ये मेरे पास HCl पड़ा है, और इस HCl सॉल्यूशन को मैंने किस में डाल दिया, इस बफर सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आप बोलोगे कि सर इसमें आपने इस बफर सॉल्यूशन में HCl डाल दिया। अब जब आप इस बफर सॉल्यूशन में HCl डाल रहे हो तो HCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो 100% आयोनाइज होगा, बिल्कुल होगा। तो अंदर H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जानी चाहिए, बिल्कुल होगी। स्ट्रॉन्ग एसिड की, इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड ऐड करेंगे तो बिल्कुल H+ आयन इंक्रीज होंगे। लेकिन आप ये भी तो देखो कि जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड HCl गया और उसने पूरे के पूरे अपने H+ आयन, HCl 100% आयोनाइज हो गया, यानी अपने पूरे के पूरे H+ आयन इस सॉल्यूशन में बिखेर दिए, अंदर जाके H+ आयन सारे रिलीज हो गए। तो ये इतना सारा एसीटेट आयन पड़ा हुआ है, इतना सारा एसीटेट आयन पड़ा हुआ है जो प्रोटॉन के भूखे हैं, जो प्रोटॉन के भूखे हैं, ठीक है। यानी इनको तो प्रोटॉन चाहिए, ठीक है। किसी जंगल में 10 शेर हैं, ठीक है, और 15-20 हिरन चले गए, तो वो बचेंगे थोड़ी, क्योंकि वो भूखे शेर उनको खा जाएंगे। तो उसी तरह से ये जो एसीटेट आयन है, ये इन H+ आयन को छोड़ेंगे थोड़ी। जैसे ही H+ आयन, जैसे ही इस HCl का, जैसे ही ये HCl सॉल्यूशन इसमें गया, जैसे ही ये HCl सॉल्यूशन इसमें गया, H+ आयन रिलीज हुए। H+ आयन रिलीज होते ही ये सारे एसीटेट आयन जंप करेंगे, उनके ऊपर जंप करके, उनको कैच करके, उनसे कंबाइन कर लेंगे, और फिर वो CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएंगे, और फिर वो प्रोटॉन नहीं देंगे। यानी CH3COO माइनस प्रोटॉन बहुत तेजी से एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन से बहुत तेजी से कंबाइन करके CH3COOH में कन्वर्ट हो जाएगा, और CH3COOH प्रोटॉन नहीं देगा, H+ आयन नहीं देगा, क्योंकि वो बहुत वीक एसिड है। यानी CH3COOH
प्रोटॉन देने का जबरदस्त कंजूस है, माइजर है। तो अब आपने इसमें HCl डाला, इसमें HCl डालते ही क्या हुआ, HCl के H+ इसने एक्सेप्ट कर लिए। समझो मेरी बात को बेटा, ये जो एसीटेट आयन है वो बहुत सारे हैं। अब ये ब्लैक वाले एसीटेट आयन तो बहुत कम है, लेकिन हमने जो CH3COO डाला है, अगर ये CH3COO 100 डाले हैं तो ये 100 है, और 100 से थोड़े ज्यादा ही हैं क्योंकि 2-4 ये भी तो होंगे। चलो ये 100 डाले, ये 100 डाले, थोड़ी देर के लिए एक अजम्पशन ले लेते, ये भी 100 डाले, ये भी 100 डाले। तो जब ये 100 है तो CH3COO के 100 CH3COO- के 100 आयन दे देंगे, और ये CH3COO के 100 डाले, 2 तो देगा, 2% तो आयनाइज होगा, 1% तो होगा, 1 तो होगा, तो इसकी वैल्यू 101 102 होगी, यानी 101 और 102 CH3COO- है, और इधर ये 98 और 99 CH3COO भी है। तो एक तरह से ये इसमें जो सेंटर रोल है, जो इस बफर सॉल्यूशन के हीरो बोलूं मैं, या बफर सॉल्यूशन के जो मेन आयंस हैं जिनकी वजह से बफर है, वो है CH3COOH और CH3COO- आयन की वजह से। क्योंकि ये जो एसीटेट आयन है बेटा, ये जो एसीटेट आयन है, ये H+ आयन को मेंटेन करते हैं। ये एसिडेट आयन आपने क्या देखा, H+ आयन को मेंटेन करते हैं। आपने कोई भी एसिड डाला, उससे निकलने वाला H+ ये खा जाएंगे। आपने इसमें कोई भी एसिड डाला, HCl डाला, HCl का H+, आपने जैसे ही इसमें HCl डाला, आपको लगा H+ आयन ये लेकिन ये H+ आयन इससे कंबाइन करेगा, इससे कंबाइन करके और CH3COOH बना लेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम इसमें इसके अंदर HCl डाला, तो ये HCl डालते ही क्या होगा, जो CH3COO- आयन है, जो CH3COO रेड वाले CH3COO- आयन है, ब्लैक वाले तो बहुत ही कम है, तो वो HCl के H+ से कंबाइन करके क्या बना गए, एसीटेट आयन बना गए। एसीटेट आयन एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, और फिर इसने मना कर दिया कि मैं ये H नहीं दूंगा। तो HCl डालने से pH बढ़ी घटी की वही रही। HCl ऐड करने से pH नो चेंज, क्योंकि H+ आयन कंसंट्रेशन नो चेंज। HCl ऐड किया, H+ आयन कंसंट्रेशन चेंज नो। व्हाई? बिकॉज ऑफ एसिटेट आयन accept all the H+ ion which release from HCl. अब बात आती है बेस की। अब हमने इसमें क्या डाला, अब जैसे हमने इसमें बेस डाल दिया, क्या डाल दिया, बेस डाल दिया। चलो हम बेस की बात करते हैं। अब इस एसिड को हटा के मैं बेस की बात कर रहा हूं। अब मैंने यहां NaOH डाल दिया, अब मैंने यहां NaOH सॉल्यूशन ले लिया बेटा। क्या ले लिया बेटा, NaOH सॉल्यूशन। ये मैं बफर मैकेनिज्म समझा रहा हूं बेटा आपको। NaOH डाल दिया। अब जैसे ही हमने NaOH का सॉल्यूशन डाला, तो आपको लगेगा कि NaOH है तो ये H+ आयन तो नेग्लिजिबल है, इनको तो गिनो ही मत, इनको तो गांठो ही मत, क्योंकि इन H+ आयन का कोई मतलब ही नहीं है, न के बराबर है। तो आप बोलोगे सर NaOH गया, इसका मतलब अंदर OH- आयन बढ़े। OH- आयन बढ़ते हैं तो pH इंक्रीज होना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, कहां गए ये NaOH? तो इसके अंदर मैंने क्या कहा अभी आपको, ये 100 लिए तो ये 100 है, ये 100 लिए हैं तो ये 99 98 तो है, क्योंकि न के बराबर आयोनाइज हुए, नेग्लिजिबल आयोनाइजेशन है, कॉमन आयन इफेक्ट भी पड़ ही रहा है ऊपर से। तो इसके अंदर कंसंट्रेशन किसकी इंपॉर्टेंट है, एक तो इनकी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, और दूसरी इसकी कंसंट्रेशन इफेक्टिव है, जिसमें मैंने ब्लू सर्कल कर दी है। ये दोनों बफर सॉल्यूशन के अंदर मेन रोल प्ले करने वाले स्पीशीज है, एसिटेट आयन और वीक एसिड। तो CH3COOH जैसे ही अच्छा खासा एसिड है, ये इसका अच्छा खासा अमाउंट है, ठीक है,
तो ये वाला CH3COOH इस NaOH से रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा, CH3COONA, CH3COONA और वाटर रिलीज हो जाएगा। इसका मतलब हम थोड़ा बहुत इसमें एसिड डालें चाहे बेस डालें, वो एसिड के H+ आयन को ये खा जाता है, एसीटेट आयन खा जाता है HCl के H+ को, स्ट्रॉन्ग एसिड के H+ को, और बेस के OH- आयन को खा जाता है ये। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट से, इससे आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि बफर सॉल्यूशन में दो डिफरेंट स्पीशीज होती है, एक जो एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, एक जो प्रोटॉन खाती है, एक जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करती है, दूसरा स्पीशीज ऐसी होती है जो बेस को न्यूट्रलाइज करती है, बेस को खा जाती है। तो buffer solution have a two different species together. Buffer solution is a solution which have two different species, ठीक है, in which one is neutralized base and other is neutralized acid. यानी इसमें दो डिफरेंट स्पीशीज है, इनमें से एक स्पीशीज एसिड को न्यूट्रलाइज करती है, दूसरी स्पीशीज बेस को करती है। इसलिए H+ आयन और OH- आयन जो हम एक्सटर्नल फॉरेन से बाहर से डाल रहे हैं, वो अंदर जाके नलीफाई हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। इस वजह से बफर अपनी pH को मेंटेन रखने में सक्सेस हो रहता है, उसकी लॉन्ग टाइम तक pH मेंटेन रहता है, चाहे एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ बेस, एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ एसिड, आप वाटर डाल दो, चाहे लंबे टाइम तक रख दो। तो डेफिनेटली अगर हम इस बेसिक बफर सॉल्यूशन की बात करें तो अब बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। तो बेसिक बफर सॉल्यूशन में भी यही है बेटा। बेसिक बफर सॉल्यूशन में क्या है, टू डिफरेंट स्पीशीज टुगेदर, अमोनियम आयन और NH4OH। यहां पर हीरो कौन है, यहां पर जो मेन रोल प्ले करेंगे वो हो जाएगा NH4+ आयन और NH4OH। यहां पर देखो आप NH4Cl 100 लिए तो ये 100 है ही, और NH4OH 100 लिए तो 98 तो है ही, 2 ही है। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि NH4 ऑलमोस्ट अनआयोनाइज्ड है। तो अगर हमने NH4OH का जितना भी अमाउंट लिया है वो एज इट इज सॉल्यूशन में है, जैसा यहाँ जिस तरह से यहाँ CH3COOH का था, और NH4Cl 100% आयोनाइज हो गया तो NH4+ आयन का कंसिडरेबल अच्छा खासा अमाउंट है सॉल्यूशन में। तो यहाँ इसका और इसका कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। NH4Cl आयोनाइजेशन के बाद 0 हो गया, इसकी वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। अच्छा, एक बात और क्लियर कर दूं, चलो एक मिनट पहले जो चल रहा है टॉपिक वो क्लियर करूं। तो अब इसमें अंदर वही वाली बात, अगर मैं जैसे यहां मैंने NaOH डाल रखा है, चलो पहले यहां NaOH डाल देते हैं। अब मैंने यहां एक्सटर्नल से इसमें NaOH डाल दिया। अब जैसे इस सॉल्यूशन में मैंने NaOH डाला, ये मेरा NaOH का सॉल्यूशन है। तो जैसे ही मैंने यहां पर NaOH डाला तो ये Na+ और OH- आयन आया। कहां से आया, यहां से आया, ये NaOH का सॉल्यूशन है। यहां से मैंने NaOH इधर डाल दिया तो सॉल्यूशन में NaOH आते ही Na+ OH- बढ़ गए, OH- बढ़ गए, pH बढ़ गए, नहीं, क्योंकि इन OH- को खाने वाला कौन बैठा है, NH4+। होगा क्या, ये वाले जो NH4+ आयन हैं ये इस NH4OH से रिएक्ट करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हैं। तो होगा क्या, ये वाले तो नेग्लिजिबल है, ठीक है, ये तो है ही नहीं एक तरह से, ठीक है। NH4+ और NaOH ये आपस में रिएक्ट करेंगे, NH4OH जो कि वीक बेस है वो बनेगा, और NH4OH वीक बेस बनते ही क्या हो जाएगा, यानी ये NaOH के OH- आयन लेके NH4OH में कन्वर्ट हो जाएगा। NaOH डाला, Na+ OH- आयन NH4+ से रिएक्ट करके NH4OH बना देगा। अब NH4OH बोलेगा नहीं दूंगा मैं NH4OH। जैसे बच्चे होते हैं ना, आप बच्चों को अपने जेब से चॉकलेट तो दे दो। आपने किसी बच्चों को आपने चॉकलेट दे दी, आपकी चॉकलेट है, आपने उसको दे दी, ठीक है। अब उसने अपने पॉकेट में रख दी, अब आप बोलो कि बेटा दे दे तो वो नहीं देगा, ठीक है। उसी तरह से
ये एक बार NH4 प्लस ने इसका OH माइनस ले लिया तो वो नहीं देगा। इसका मतलब NaOH डालने से इस सॉल्यूशन में OH माइनस आयन में OH माइनस आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूं कि इसमें NaOH डाला, OH माइनस आयन ये खा गया तो OH माइनस आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुई तो पीएच कैसे चेंज होगी? क्योंकि NH4OH वीक बेस है। अब बात यह है कि हमने इसमें NaOH की जगह एसिड HCl डाल दिया तो क्या होगा? एसिड HCl डाल दिया तो HCl डाल दिया, लो सर HCl डाल दिया तो अंदर सॉल्यूशन में HCl H प्लस आयन देगा और Cl माइनस देगा। अब आप बोलोगे सर जी देखो H प्लस आयन HCl डाल दिया, ये HCl डाल दिया, HCl डाल दिया तो HCl के H प्लस आयन और Cl माइनस बन गए। अभी H प्लस आयन बढ़ गए नहीं, ये बहुत सारा बेस पड़ा है इसमें। ये जो बेस है ये NH4OH ये वाला बेस जो है, ये वाला जो बेस है जैसे यहां था, ये बेस क्या करेगा? HCl से रिएक्ट करके NH4Cl बना देगा और HCl ने जितने भी H प्लस आयन दिए हैं वो सारे NH4OH से रिएक्ट करके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। H प्लस आयन कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आया। अल्टीमेटली हुआ क्या? पीएच चेंज नहीं हुई। तो अब आपको ये अब मैंने ये जो एक्सप्लेन किया बेटा, ये बफर मैकेनिज्म है। अब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि क्यों ऐसा होता है। इनको लॉन्ग टाइम तक रखें, इनमें पानी वाटर डाल दें, कितना भी डाइल्यूशन कर दें, 1 लीटर 10 लीटर 1000 लीटर, 1 टंकी पानी डाल दें, 1 टंकी पानी डाल दें, मतलब बहुत सारा पानी डाल दें। ठीक है, 1 टंकी तो नहीं डालेंगे, जस्ट बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना। यानी इसमें 2-3 लीटर पानी डाल दिया, इसमें 2-3 लीटर पानी डाल दिया तो भी इन सॉल्यूशन के पीएच चेंज नहीं होते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड, थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग बेस डालने पर भी इनके पीएच चेंज नहीं होते हैं। अब अगर आपको एक बार बफर सॉल्यूशन का मैकेनिज्म कंसेप्ट क्लियर है तो अब हम बोलते हैं कि हर बफर सॉल्यूशन की अपनी बफर कैपेसिटी होती है, बफर रेंज होती है। तो बफर कैपेसिटी और बफर रेंज को थोड़ा मैं डिस्कस कर रहा हूं, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में डिटेल में लूंगा क्योंकि अभी मेरे को इसके कुछ दूसरे टॉपिक डिस्कस करने हैं। देखो, अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमने NaOH की फ्यू ड्रॉप का है, ये तो है नहीं कि एक बीकर भर के या 2-3 किलो NaOH का सॉल्यूशन डाल देंगे तो भी बफर अपनी बफर नेचर बना के रख पाएगा, नहीं। ठीक है, रीजन ये है, ये डिपेंड करता है इन दोनों की रिलेटिव वैल्यूज पर, इन दोनों की रिलेटिव वैल्यूज पर कि ये कितना सहन कर पाएगा, कितने बेस को सहन कर पाएगा, कितना अमाउंट बेस को सहन कर पाएगा, मतलब कितने अमाउंट बेस को डालें ताकि वो पीएच मेंटेन रहे। यानी क्या होगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट NaOH डाल रहे हो तो एक पर्टिकुलर लेवल तक तो वो अपनी पीएच को रेजिस्ट करेगा, पीएच को चेंज होने से रोकेगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब उसका पेशेंस जवाब दे जाएगा, यानी वो अब अपनी बफर नेचर को, मतलब पीएच चेंज को रोक नहीं पाएगा, यानी बफर नेचर उसकी खत्म होगी। तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद अगर डालते जाएं तो एक पर्टिकुलर अमाउंट के बाद बफर अपनी बफर नेचर नहीं मेंटेन कर पाता है, यानी उसकी पीएच चेंज होने लग जाती है। तो आप बोलोगे सर ऐसा क्यों होता है? तो बेटा आप बफर मैकेनिज्म से समझो कि ये अपनी बफर नेचर किस वजह से बना रहा है, इन दोनों आयंस की वजह से। तो इन दोनों आयंस का रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करेगी बफर नेचर, बफर कैपेसिटी, सॉरी बफर रेंज। तो बफर कैपेसिटी या बफर रेंज किस पे डिपेंड करेगी? इस पे डिपेंड करेगी। सपोज करो हमारे पास 10 मोल CH3COOH है, एक अजम्पशन ले लिया 10 मोल CH3COOH है, तो आप मैक्सिमम 10 मोल NaOH ले लोगे और क्या करोगे? वैसे तो उससे भी कम होगा, लेकिन मैं अभी आपको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, आगे डिटेल में अच्छा और समझ में आएगा। लेकिन आपको यह समझ में आ गया कि सपोज करो CH3COOH का 10 मोल ही है, तो आप NaOH के 10 मोल ले लिए थे, 10 मोल ही खत्म हो गए। 10 मोल खत्म हो गया, अगर इसकी कंसंट्रेशन 0 होगी तो फिर NaOH को खाने वाला कोई बचे ही नहीं। जंगल के अंदर जितने भी शेर है सब खत्म हो गए, एक भी नहीं बचा। तो जितने भी डियर आएंगे, रेबिट आएंगे,
अब वो जिंदा रहेंगे क्योंकि उनको कोई खाने वाला ही नहीं है। तो उसी तरह से अब अगर इसमें अगर ये CH3COOH खत्म हो गया तो बात ही खत्म हो गई। फिर तो आप NaO डालोगे तो pH बढ़ना चालू हो जाएगी क्योंकि OH माइनस आयन कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। और इसी तरह से जब हम HCl डालते हैं तो एसिटेट आयन HCl के H+ आयन को खाता है। तो इन दोनों का अमाउंट क्या है, इन दोनों का रेशियो पर डिपेंड करती है। मेरे हिसाब से अब आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कोई पूछे कि क्या किसी बफर सॉल्यूशन में बहुत सारा एसिड बहुत सारा बेस, नहीं, फ्यू ड्रॉप्स। अब वो फ्यू ड्रॉप्स कितनी, वो डिपेंड करेगा इस पे, वो डिपेंड करेगा इन दोनों पर, इन दोनों के रेशियो पर। ठीक है, इन दोनों के रेशियो पर ही बफर कैपेसिटी डिपेंड करती है। अगर ये 1000 है तो 1000 H+ जो फॉरेन से बाहर से जो आएंगे वो 1000 H+ आयन तक तो ये खा जाएगा। जब ये खत्म हो गया तो बात ही खत्म है। फिर तो एक्स्ट्रा H+ आएंगे, ये है ही नहीं, तो वो H+ आयन बढ़ेंगे तो pH कम होने लग जाएगी। वो का वो कंसेप्ट यहां आ रहा है कि अगर NH4OH के 10 मोल है तो आप HCl 10 मोल तक डाल सकते हो, इससे ज्यादा नहीं डाल सकते हो क्योंकि वो इससे रिएक्ट करके, क्योंकि ये एसिड को खाने वाला है, ये बेस को खाने वाला है। तो एसिड को खाने वाले का अमाउंट और बेस को खाने वाले का अमाउंट कितना है, उसके हिसाब से बफर की कैपेसिटी डिसाइड होती है, उसकी बफर रेंज डिसाइड होती है। अब और आगे बढ़ते हैं बेटा। तो अब अगर हम इस सॉल्यूशन की बात करें तो किसी भी बफर सॉल्यूशन की pH कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। तो हम इसकी pH फाइंड करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। हम इसकी pH फाइंड आउट करने के लिए हेंडरसन इक्वेशन यूज करते हैं। तो हम इस सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले ध्यान देना, बोर्ड पे ध्यान देना, थोड़ा सा मैं स्पीड से चलूंगा क्योंकि हेंडरसन इक्वेशन कंप्लीट करते ही मैं क्लास ओवर करूंगा और नेक्स्ट क्लास में बफर सॉल्यूशन पे क्वेश्चन कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन की होगी। Ka क्या होता है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH3COO माइनस H+ और CH3COOH। इज इट क्लियर? यहां पर अगर अब मैं क्या कर रहा हूं, H+ आयन को बाहर ले रहा हूं। इस फॉर्मूले में मैं क्या कर रहा हूं बेटा, H+ आयन को बाहर ले लिया मैंने, H+ आयन को बाहर ले लिया तो Ka, H+ आयन को बाहर ले लिया मैंने और ये Ka और Ka इंटू CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, ऐसे लिख सकता हूं। इस इक्वेशन में H+ को बाहर ले लिया तो ये हो गया Ka इंटू CH3COOH। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इस इक्वेशन में दोनों तरफ से माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूं, दोनों तरफ से माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। तो मैं इस इक्वेशन में ये माइनस लॉग से इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस लॉग से इधर मल्टीप्लाई किया, माइनस लॉग से इधर मल्टीप्लाई किया, यानी मैंने H+ आयन बाहर ले लिया, ये लिख दिया और फिर दोनों तरफ से माइनस लॉग से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब मैं माइनस लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि मेरे पास नीचे जगह नहीं है तो मैं नीचे नहीं चल के या वाइप आउट कर रहा हूं। अब मैं इसको क्या कहूंगा, मैं अब इसको कहूंगा बेटा pH। ये हो गया मेरा pH का फॉर्मूला। ये क्या है, इक्वल्स टू pKa। मैं पढ़ा चुका हूं बेटा आपको, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ K इज कॉल्ड pK। ये माइनस है, ये माइनस है। आप बोल रहे सर प्लस कर दिया, यस माय डियर प्लस कर दिया मैंने। तो मैंने इसको प्लस कर दिया, माइनस की जगह प्लस कर दिया। तो CH3COO माइनस ऊपर कर दिया, न्यूमरेटर में कर दिया, CH3COOH को डिनोमिनेटर में कर दिया। समझ में आ गया? ये माइनस को प्लस किया तो एसिटेट आयन ऊपर चला गया और CH3COOH लॉग की प्रॉपर्टी है, लॉग के आगे साइन चेंज हो जाता है, लॉग के इधर साइन चेंज करोगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। अब ये फॉर्मूला बन गया। अब हम जब ये फॉर्मूला इस सॉल्यूशन के लिए लेते हैं तो इसको इस तरह से चेंज करते हैं, pKa प्लस लॉग। ध्यान देना नीचे क्या लिखूंगा मैं, नीचे लिखूंगा वीक एसिड। वीक एसिड ही तो है बेटा ये। नीचे क्या लिखूंगा मैं, वीक एसिड का कंसंट्रेशन।
एसिड का कंसंट्रेशन, यानी ये वाला कंसंट्रेशन। लेकिन इस सॉल्यूशन में एसिटेट आयन तो ये वाले हैं सारे, और ये वाले एसिटेट आयन कितने हैं? जितने हमने सॉल्ट लिया है। ये वाला एसिटेट आयन कितना है? जितना हमने सॉल्ट लिया है। तो बताओ इस सॉल्यूशन में CH3COO माइनस कितना है? इस सॉल्यूशन में CH3COO माइनस, इस सॉल्यूशन में CH3COO माइनस कितना है? तो इस सॉल्यूशन में CH3COO माइनस सॉल्ट के बराबर है, क्योंकि अगर मैंने ये 100 लिए तो ये 101 है, क्योंकि ये 102 है, इससे ज्यादा तो है नहीं। ये तो 100 पर एसिड, अगर सोडियम एसिटेट मैंने 100 लिए तो ये 100 है, ये 200 लिए तो ये 200 है, और इसकी वजह से तो एसिटेट आयन नेग्लिजिबल है। तो इस तो रेड वाले जो है वो रेड वाले एसिटेट आयन ही है। ब्लैक वालों को इग्नोर करो तो रेड वाले एसिटेट आयन कितने? जितना हमने ये सॉल्ट लिया है, जितना हमने ये सॉल्ट लिया, इसीलिए हम इसकी जगह क्या लिखते हैं? सॉल्ट। तो इस pH इक्वल्स टू pK प्लस log salt अपॉन वीक एसिड, इस इक्वेशन को हम हंडरसन इक्वेशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? हंडरसन इक्वेशन। हंडरसन इक्वेशन। तो देखो बिल्कुल वैसा का वैसा, तो इससे हम निकालेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में इस पे बेस्ट न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज हमने खाली बेसिक बफर सॉल्यूशन का बेसिक कांसेप्ट पढ़ा है। उसी तरह से यहां हम Kb ले लेंगे। बस कंप्लीट कर रहा हूं क्लास 2 मिनट में, ठीक है। अब यहां पर Kb हो गया, तो Kb क्या हो जाएगा? NH4 प्लस OH माइनस अपॉन NH4OH। यहां पर वापस मैंने पहले की तरह यहां पर मैंने H प्लस आयन बाहर निकाला था, तो यहां पर मैं OH माइनस आयन बाहर निकालूंगा। मैं यहां पर क्या करूंगा? OH माइनस आयन से अलग कर दिए। अब मैंने जब OH माइनस आयन अलग कर दिए, तो यहां पर OH माइनस आयन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Kb इंटू NH4OH अपॉन NH4 प्लस। अब मैं यहां पर वैसे ही कर रहा हूं। अब मैंने इस फॉर्मूले में OH माइनस को बाहर निकाल के ऐसे लिख दिया। अब मैं यहां पर इस फॉर्मूले में दोनों तरफ नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा POH। इसको क्या लिखूंगा मैं? इसको POH, ये और ये। अब 3 पोर्शन हो गए। इसको लिखूंगा मैं POH। क्या लिखूंगा? POH माइनस लॉग KB, PKB। माइनस को प्लस किया, कर सकता हूं। अब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाऊंगा। ये हो गया मेरे पास। तो ये मेरे पास आ गया। अब मैं क्या करूंगा बेटा? वही वाली बात, POH, ये भी हंडरसन इक्वेशन है। इससे POH निकल जाएगा इस इक्वेशन से, बेसिक बफर सॉल्यूशन का, जिसको 14 में से माइनस करके pH निकालेंगे। अब यहां पर NH4 प्लस कितना है? NH4 प्लस कितना है? ये रहा NH4 प्लस, और ये किसके बराबर है? NH4Cl। ये 100 है तो ये 100 है, ये नेग्लिजिबल है। तो उसी तरह से मैं यहां क्या लिखूंगा? सॉल्ट। तो हमारे पास ये वाला जो इक्वेशन आया, POH इक्वल्स टू PKB प्लस सॉल्ट अपॉन वीक बेस, ये हमारा हंडरसन इक्वेशन हो गया बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए। तो आज वाली क्लास हम यही स्टॉप करते हैं। अब आप ध्यान से देख ले। अब हम इसी क्लास को आगे नेक्स्ट क्लास में इसी तरह से आगे कंटिन्यूस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।